स्वागत है आपका इस रिवीजन सीरीज में। इन्वायरमेंटल साइंस अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जो कि हमारा क्या है, पॉल्यूशन है। और प्रीवियस जो हम लोग चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार उसके नाम को हम लोग याद कर लेते ताकि हमें पता लग सके कि हमने क्या क्या किया है और क्या क्या बाकी है। तो पहले हमने क्या क्या बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट्स देखा, जिसमें बहुत सारे टर्मिनोलॉजी को समझा। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी एंड उसके पहले उसी में बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट साइंस में बहुत सारे साइकिल्स देखे, पिरामिड्स देखे, और क्या ओशियन जो इकोसिस्टम है उसको देखा। फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम देखा। बहुत सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल फॉर्म में स्टडी कर चुके हैं। नाउ अब जो थर्ड पार्ट है वो है पोल्यूशन। ठीक है, पॉल्यूशन की बात करेंगे, उसके बाद एनर्जी की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे। और ये तो जो भी हमारा है पॉल्यूशन, एक लंबा और लॉन्ग वीडियोस इस पे बनने वाले थे अगर 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 पॉल्यूशन और एनर्जी को दोनों में को कंबाइंड बनाता तो इसलिए मैंने सोचा कि पॉल्यूशन को पहले अलग कर लेते हैं, उसके बाद एनर्जी एंड क्लाइमेट चेंज एक साथ कर देंगे, उसके बाद आपका इन्वायरमेंटल साइंस खत्म। तो इसके बाद हार्डली एक लेक्चर और लेंगे तो आपका इन्वायरमेंटल साइंस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मैं भी लेक्चर अभी जो प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये सिंपल रिवीजन पर्पस के लिए है, ये कोई डिटेल फॉर्मेटिंग नहीं है। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की बात करते हैं तो पॉल्यूशन में जो टाइप्स होते हैं दो तरह से डिपेंड करते हैं पॉल्यूशन। एक मैटर टाइप पॉल्यूटेंट होते हैं, वो मैटर टाइप होते हैं। एक एनर्जी टाइप का पॉल्यूशन होता है, राइट। तो जो मैटर टाइप का जो पॉल्यूशन होता है वो होता है एयर पॉल्यूशन। इसमें पार्टिकल्स होते हैं जस्ट लाइक गैसियस पार्टिकल्स। ये होता है वाटर पॉल्यूशन, जिसमें ऑब्वियस बात लिक्विड्स, सॉलिड्स वगैरह सारे कुछ होते हैं। और इसके बाद सॉइल पॉल्यूशन है। सॉइल पॉल्यूशन भी मैटर टाइप पॉल्यूशन है। एंड एनर्जी टाइप पॉल्यूशन की बात करेंगे तो नॉइज पॉल्यूशन, रेडिएशन पॉल्यूशन एंड थर्मल पॉल्यूशन। तो ये सब है हमारा एनर्जी टाइप पॉल्यूशन। क्योंकि नॉइज पॉल्यूशन इज क्या, एनर्जी टाइप पॉल्यूशन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ साउंड एनर्जी विल कम। तो ये नॉइज पॉल्यूशन हो गया अपना। जो पॉल्यूशन का जो मतलब जो पॉल्यूशन को अपने साथ कैरी करता है उसे क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट कहते हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो इसको बहुत तरह वेरियस टाइप्स में हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं, या फिर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है वो है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो बायोडिग्रेडेबल क्या हो जाएगा, जो फूड वेस्टेज है वो हो गया, एनिमल वेस्टेज, ह्यूमन वेस्टेज। ये सब देखने से क्या लग रहा है कि ये शॉर्ट लास्टिंग है, मतलब शॉर्ट टाइम में ये डिके हो जाएगा। तो ये मेरा क्या है, ये है हमारा बायोडिग्रेडेबल, जो कि मतलब शॉर्ट टाइम में मेरा डिके हो जाए। और उसको हम लोग मतलब क्या कर सकते हैं, उसको ना उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं, सोसाइटी को उसे बचा सकते हैं, कुछ अपना रेमेडी लगाकर उसे हम सेव कर सकते हैं, अपने सोसाइटीज़ को, इन्वायरमेंट्स को। वो से हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल, मतलब जो सड़ जाए, गल जाए, डिके हो जाए। नाउ सेकेंड इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, जो कि लॉन्ग लास्टिंग होता है। इसमें मतलब कुछ ठीक है, धीरे धीरे जैसे मेटल की बात करेंगे तो मेटल धीरे धीरे चलो डिके हो जाएगा, राइट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन लॉन्ग लास्टिंग है। लॉन्ग लास्टिंग मीन्स क्या, कि मतलब कि बहुत लंबे टाइम तक चलेगा, उसके बाद वो डिके होगा। तो अल्टीमेटली वो क्या है कि मतलब उसको बोल सकते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो जैसे प्लास्टिक नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मेटल को भी हम लोग कंसीडर करते हैं। ग्लास हो गया, अपना रेडियो एक्टिव वेस्टेज हो गया, फिर अपना केमिकल पेस्टिसाइड्स हो गया। ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग का एक प्रॉब्लम क्या है कि ना, ये बायो एक्युमुलेशन और बायो एम्प्लीफिकेशन के थ्रू लोगों को प्रभावित करता है, जानवरों को प्रभावित करता है, स्पेसीज को प्रभावित करता है। इसके बारे में हम लोग देखेंगे बायो एक्युमुलेशन क्या होता है और कौन कौन से डिजीज होते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल इन्फॉर्मेट पढ़ेंगे कहीं पे, यही इसी चैप्टर में आएगा आगे। नाउ जैसे एक एग्जांपल देते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं बायो एक्युमुलेशन और बायो एम्प्लीफिकेशन का। ठीक है, तो बायो जो एक्युमुलेशन है वो क्या होगा कि जैसे इन द सेंस, मतलब बायो एक्युमुलेशन किस तरह से अफेक्ट करता है लिविंग बींग्स को, उसको देखते हैं। देखो, जैसे डाइक्लोफेनेक एक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स है। ठीक है, ये ना कैटल्स को दिया जाता है जब उसके कुछ इन्फेक्शंस मतलब कुछ भी ट्रीटमेंट करने के लिए दिया जाता है। इवन कैटल्स और डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को। तो कैटल्स को इसलिए एग्जाम्पल ले रहे हैं ना कि मतलब सुटेबल एग्जाम्पल है। एवरीवन
सी दिस, ठीक है। तो कैटल को पड़ा ये ड्रग्स, उसके बाद क्या हुआ कि वो कैटल डेड हो गया कुछ दिन के बाद, अपना एजिंग पूरा करके वो डेड हो गया। तो उसके बाद क्या है कि वल्चर उसको खाया, ठीक है। वल्चर में ना ये इतना टॉक्सिक है कि वल्चर का जो किडनी है ना उसको फेल कर देता है, ठीक है, किडनी को अफेक्ट कर देता है। जिसके बाद उसका यूरिक एसिड है, यूरिन में जो भी डिफरेंट टाइप्स का मटेरियल है वो ना वहाँ पे उसको एक्यूमुलेट हो जाता है। उसके बाद ना वो क्या होगा, उसका डेड हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, डेड। तो वल्चर जो हमारा है नंबर में कम हो रहा है, इस ये है जो एक मेन रीज़न है अकॉर्डिंग टू साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो अभी यूरोप में वैसा नहीं बोला गया, बट वहाँ पे साउथ अफ्रीका में डेट देखा गया है बहुत ज़्यादा है। तो सेव वल्चर हरियाणा में जो एक है पिंजौर सेंचुरी है, तो वल्चर को सेव करने के लिए वहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया गया था। नाउ पॉलिटेंट को एक दूसरे टाइप से डिवाइड करेंगे। एक पॉलिटेंट को हम लोग नेचुरल से कर सकते हैं और मैन इंड्यूस्ड टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो अगर नेचुरल की बात करते हैं तो नेचुरल में हमारा जो क्या होगा, रिवर सेंडिमेंट्स, ठीक है, वोल्केनिक जो इरप्शन से जो भी गैसेस निकलता है, राइट। उसके बाद वोल्केनिक डस्ट हो गया, डस्ट स्टॉर्म, रेतीला तूफान, एंड पोलेंस। पोलेंस भी है हमारा क्या पॉल्यूटेंट है, ठीक है, पोलेंस भी हमारा पॉल्यूटेंट है। बट कुछ पोलेंस जो है कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है, राइट। अब हम मैन इंड्यूस्ड की बात करें तो जैसे SO2 बाई फॉसिल फ्यूल्स, जैसे चिमनी है, ठीक है, चिमनी है जो इससे धुआं निकलता है, ठीक है। इसमें कोल होता है, चिमनी में क्या होता है, कोल होता है। कोल में क्या होता है, सल्फर होता है, ठीक है। तो सर इसको कोल को जलाएं तो हमारा SO2 निकला। अगर कोल को नहीं जलाते, वो अंदर दबा रहता तो हमारा SO2 नहीं आता। क्रूड ऑयल्स भी खपत कर रहे हैं तो उससे भी निकलेगा SO2, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेनी थिंग्स। SO2 एक एग्जांपल है, राइट। नाउ पॉल्यूटेंट को एक और तरह से डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो क्या होगा, जो डायरेक्ट इफेक्ट करता है, ठीक है, डायरेक्ट सोर्स से निकलता है, जो डायरेक्ट सोर्स से सीधा निकल कर और हमारे एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट में आ जाता है, ठीक है। एक सेकेंडरी होता है कि नहीं, पहले क्या करेगा कि पहले कुछ उन लोग का रिएक्शन होगा, रिलेशंस बनेगा, उसके बाद वो न्यू पॉल्यूटेंट के रूप में आएगा। जैसे इसका एग्जांपल देते हैं, एसिडिक रेन की बात करते हैं, तो पहले केमिकल रिएक्शन होता है H2O प्लस SO2, ठीक है, उसके बाद न्यू पॉल्यूटेंट के फॉर्म में आता है। तो ये हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गया, ठीक है। नाउ प्रोसीड फर्दर। अब जो स्पेसिफिकली एयर पॉल्यूशन की बात करूंगा, तो एयर पॉल्यूशन में डिफरेंट कौन कौन सा पॉल्यूटेंट होता है, किस तरह से अफेक्ट करता है, कौन कौन सा डिजीज होता है, और क्या क्या सबका कॉजिलिटी, ये सब सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे ये इस एयर पॉल्यूशन में। तो एयर पॉल्यूशन का जो पॉल्यूटेंट्स है, एयर पॉल्यूशन मतलब क्या, जो एयर को गंदा करता है, सिंपल लैंग्वेज में। तो पॉल्यूटेंट्स इसमें होता है PM, पार्टिकुलेट मटेरियल होता है, जो कि दो साइज में आता है। 2.5 का आता है 10, ये मीटर नहीं, समझ रहे ना, इसका यूनिट क्या है। 2.5 जो हमारा होता है ना, उसका मतलब एक्चुअली में वो माइक्रोमीटर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो तरह का पार्टिकुलेट मैटर है, जो मतलब डस्ट का छोटा छोटा पार्ट। एक्चुअली पार्टिकुलेट मैटर क्या होता है, गैसियस थिंग्स नहीं होता, ये होता है सॉलिड एंड लिक्विड होता है, नॉट द गैस, ठीक है। जो सॉलिड का जिसका साइज 2.5 माइक्रोमीटर के एवव होता है, या मतलब दो तरह का, यहाँ पे दो तरह का डिफाइन है, 2.5 और 10। तो इस तरह का मटेरियल जो गैसियस फॉर्म में नहीं पाया जाता और वेरी स्मॉल है, और ये एरोसोल पार्टिकल है, ठीक है। तो ये बहुत ही अभी के टाइम में बहुत ही बड़ा हेक्टिक है आदमी के लिए, ठीक है। तो ये है जो तुम्हारा, देखो यहाँ पे साइज के बारे में बोला गया है कि 2.5 माइक्रोमीटर से एक छोटा है, एक 10 माइक्रोमीटर से छोटा है, ठीक है। तो ये दो तरह का पार्टिकुलेट मटेरियल है जो कि हमको क्या करता है, COPD तरह का डिजीज देता है एंड लंग्स डैमेज कर सकता है, ठीक है। ये करेगा, हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे। ओजोन भी हमारा क्या है, पॉल्यूटेंट है। NOx जो भी है, NO2 N2O, ये सब हमारा क्या है, पॉल्यूटेंट है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी हमारा पॉल्यूटेंट है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी पॉल्यूटेंट है। VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस सब के बारे में पढ़ेंगे। NH3 अमोनिया भी हमारा पॉल्यूटेंट है। फिर क्या है, PP लीड भी हमारा पॉल्यूटेंट है। CO2 भी हमारा जो पॉल्यूटेंट है, बट माइनर केस में है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन इसका जल्दी होता नहीं किसी के साथ। तो ये है एक्चुअली यहाँ पे रिस्पिरेटरी सिस्टम में जाएगा तो लैक्स ऑफ ऑक्सीजन के कारण ये आदमी का जान ले ही लेगा, बट माइनर है। इसको ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह में इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा उस तरह से हम लोग को अफेक्ट करता है, राइट। नाउ COPD क्या होता है,
क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, ठीक है, जो हार्ट का बीमारी होता है, COPD, हार्ट के पास का जो पल्मोनरी होता है ना, उसमें डिजीज ये होता है। तो PM का जो सोर्स है वो क्या है, PM का जो सोर्स है उस पर ध्यान देते हैं। पार्टिकुलेंट मैटर का जो सोर्स है उस पर अगर ध्यान दिया जाए तो देखा जाए कि उसका जो सोर्स है सबसे ऑटोमोबाइल एग्जॉशन सबसे ज़्यादा होता है, उसका स्मोक में पाया जाता है, ठीक है। कोल बर्निंग के कारण होता है, क्रॉप रिसाइडियो को अगर बर्न करते हैं तो उससे होता है, गार्बेज को बर्न करते हैं तो उसको होता है। अच्छा, गार्बेज को जो बर्न करते हैं, जो उससे कार्बन मिलता है, उसको क्या कहते हैं, उसको ब्राउन कार्बन कहते हैं। यहाँ पे देखो कार्बन सूट क्या है, ब्लैक कार्बन है, एक तो ब्लैक कार्बन है, एक ब्राउन कार्बन है। ब्राउन कार्बन किसको बोलते हैं, जो गार्बेज है उसको जलाने के बाद जो मिलता है उसको ब्राउन कार्बन बोलते हैं। जो पोल्यूशन होता है ये सब, जो इस तरह कार्बन को हम लोग ब्राउन कार्बन बोलते हैं। ब्लू कार्बन क्या होता है, जो वाटर बॉडी प्लांट है ना, उसमें जो कार्बन स्टोर रहता है उसे ब्लू कार्बन बोलते हैं। नाउ ओजोन इज आल्सो ए पॉल्यूटेंट, ठीक है। ओजोन मेरे हम लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बट ये पॉल्यूटेंट है जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, नीचे वाले एटमॉस्फेयर में, राइट। तो कैसे करता है भाई, देखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत हार्ड है ये। लंग्स के लिए क्या करेगा, लंग्स में जो क्या करेगा, ये जो 2 तरह का डिजीज होता है उसको ये उसका मतलब ये लीड करता है, ठीक है। जैसे ब्रोंचिटिस डिजीज का नाम है एस्थमा, 2 तरह का डिजीज है एस्थमा। और ये क्या करेगा, जैसे मतलब कि इसका जो वर्किंग काम है किस तरह से मतलब अफेक्ट करता है, उसको देखने के लिए यहाँ पे एक देखो चेन रिएक्शन, आगे रिएक्शन होगा तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं कि ऑटोमोबाइल से मेरा धुआं निकला, जो भी है स्मोक्स निकला, और उसमें कंटेन करता है NOT एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कि बेंजीन, एरोमेटिक बेंजीन होता है, हाइड्रोकार्बन होता है, VOC वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले। अब क्या करेगा, अभी क्या करेगा, NO2 प्लस VOC रिएक्ट करेगा UV रेज के कारण, तो NO प्लस वो नेसेंट ऑक्सीजन बना, नेसेंट ऑक्सीजन मेरा निकला। हम नेसेंट ऑक्सीजन क्या किया कि O2 से रिएक्ट करके O3 बना लिया, ठीक है। ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है, उसके बाद ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट बना, तो ये मेरा अस्थमा क्रिएट किया। हाँ, इसको एक और नाम है फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट, क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन के कारण ये हुआ है ऐसा। तो हो गया हमारा फोटोकेमिकल पॉल्यूटेंट। उसके बाद ओजोन का जो हम बोल रहे थे कि देखो ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके नीचे ट्रोपोस्फेयर है, तो यहाँ पे ओजोन है ये गुड ओजोन है, लेकिन जो ओजोन ग्राउंड जोन के पास है वो बैड ओजोन है, ठीक है। ये अस्थमा क्रिएट करेगा नेसेंट ऑक्सीजन के सहायता से। तो क्या होगा, स्ट्रेटोस्फेयर में जब O2 है वो क्या होगा कि O+O में टूटेगा और O2+O O3 ओजोन बना देता है। हाँ, ओजोन प्लस CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यहाँ रिएक्शन देखते हैं। ओजोन प्लस क्लोरीन क्या हो जाएगा, ClO+O2, डिप्लेशन ऑफ गुड ओजोन, जब हमारा जो गुड ओजोन था उसको डिप्लेट कर रहा है, जिसके कारण ओजोन होल मेरा बना है, ठीक है। ओजोन होल जो बना उसके बाद CFC बैन 1987 में बैन किया गया, जो मोन्ट्रेला का प्रोटोकॉल है, क्या मोन्ट्रेल लिख दिया, मोन्ट्रेला का प्रोटोकॉल है, उसके अनुसार बैन कर दिया गया CFC को, राइट। लेकिन अब देखो, अब बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग का हमेशा ना लोग बोलता है कि उसका हमेशा लॉसेस है, बट ऐसा नहीं है। ओजोन के इस पार्ट में ग्लोबल वार्मिंग बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल करता है उसको बिल्ड करने में। कैसे, तो विंटर क्या होता है, विंटर में कोल्ड होता है, एक्सटर में बहुत ज़्यादा ठंड होता है, और ठंड फ्रोजन वो ना कैटलिस्ट काम के तरह बिहेव करता है Cl+O3 के लिए। तो क्या करेगा, जो O3 है वो मिनिमम डैमेज होगा कब, जब ग्लोबल वार्मिंग हाई होगा, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग यहाँ मेरा ओजोन बनाता है, ठीक है। और क्या करेगा, ग्लोबल वार्मिंग है जो मतलब कि जो उसका कैटलिस्ट है एक्सटर्नल कोल्ड में रिएक्शन Cl+O3 बहुत फास्ट करता है, वो ग्लोबल वार्मिंग उसको रिड्यूस करता है। तो यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग इस केस में मेरे लिए बेनिफिशियल है ना। कुछ डॉट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन का फिर क्या फायदा। जैसे एक टर्म था इकोलाइन, ठीक है, इकोलाइन छूट गया। तो इकोलाइन क्या था कि टू इकोसिस्टम है, तो जितना रेट ट्रांसफर है तुम्हारा चेंज बायोटिक एबायोटिक कंडीशंस, जो मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ बायोटिक एबायोटिक कंडीशन, तो उसी को हमको इकोलाइन बोलते हैं, ठीक है। रेट ये एक तरह से रेट है एक इकोसिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने का। तो जो चेंज होता है बायोटिक एबायोटिक कंडीशंस का, जैसे मतलब टाइगर यहाँ पे बंगाल में है, ठीक है, मतलब इस तरह का। जैसे एक एग्जांपल, हाँ चलो ये बंगाल है, ये इंडिया है, तो यहाँ पे कोलकाता में रहने वाला टाइगर सुंदरबन में रह रहा है, तो इधर थोड़ा सा वाले कंडीशन चेंज होता है। तो जिस तरह से अपना चेंज करता है ना अपना
बायोटिक कंडीशन को, उसी को हमको इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो ये हमेशा 2 इकोसिस्टम के बाउंड्री पे होगा, राइट। नाउ कम्युनिटी रिजर्व यहाँ पे है। कम्युनिटी रिजर्व ये सब टर्म है जो उस समय डिस्कस नहीं कर पाया था। कम्युनिटी रिजर्व मतलब क्या, वो जो लास्ट वाला कोर पार्ट था ना, मतलब ये जो एडसेंट एरिया टू एनी प्रोटेक्टेड एरिया जो हमारा वो कम्युनिटी रिजर्व है, ठीक है। और एनपी डब्ल्यूएस बोलेगा तो ये नीचे है, ठीक है, कम्युनिटी ऑनरशिप। नाउ और कुछ टर्म है, जैसे ये तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग को अगर हमको कम करना है तो हमको क्या, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करना पड़ेगा। तो क्लीन, इसके लिए क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म 1997 में लाया गया। CO2 क्या करता है, ये सब डॉट्स है, ठीक है। CO2 फर्टिलाइजेशन को इंक्रीज कैसे करेगा, CO2 इंक्रीज करेगा, फोटोसिंथेसिस इंक्रीज करेगा, प्लांट इंक्रीज करेगा, क्रॉप प्लांट्स इंक्रीज होगा, ठीक है। नाउ अब पॉल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। तो यार यू कैन सी दैट ओजोन है, ओजोन ग्राउंड जो ओजोन है जो ग्राउंड के पास है, उसमें क्या NO2 और VOC इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले करता है इसको ओजोन को बनाने में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो NO2 रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है ओजोन बनाकर, ठीक है। तो और जो H2O और H2O के साथ HNO3 एसिडिक रेन करवाता है। तो यहाँ एसिडिक रेन से क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो कौन सा गैस है जो एसिडिक रेन नहीं करवाता। हो सकता है ये 3 ऑप्शन दे दे और चौथा कोई और ऑप्शन दे दे। तो यहाँ पे HO2, NO2, CO2 ये तीनों है जो एसिडिक रेन को करवाता है। HNO3, CO2, H2, SO2, ठीक है, H2SO4, HNO3, H2CO3, राइट। अब SO2 पॉल्यूटेंट की बात करते हैं। SO2 पॉल्यूटेंट आल्सो अफेक्ट रिस्पिरेटरी सिस्टम। ये वोल्केनिक इरेप्शन से निकलता है, जिसमें थर्मल पावर प्लांट से भी निकलता है, डीजल व्हीकल से भी निकलता है। कोल के साथ मैं बताया था ये डीजल व्हीकल से भी निकलता है, राइट। क्रूड ऑयल्स वगैरह अगर यूज करते हैं, पेट्रोल्स वगैरह, तो उससे भी निकलता है। SO2 क्या करे, H2O के साथ मिलकर जो हमारा बनता है वो एसिडिक रेन बनाता है। तो बट SO2 प्लस अगर H2O का जो फॉग बनेगा उसको बोलेंगे स्मॉग, जो कि सबसे पहले लंदन में देखा गया था। और ये विंटर कोल्ड सरफेस आल्सो कॉल्ड क्लासिकल स्मॉग, ठीक है। तो नॉर्मल स्मॉग इज मोर डेंजरस देन द एसिडिक रेन। हाँ, ये स्मॉग है जो एसिडिक रेन से ज़्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि ये ना वो उस पोर्शन में जहाँ पे आदमी लोग रहता है। तो स्मॉग का जो नेचर होता है वो होता है एसिडिक रिच होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है। बट उससे भी एक खतरनाक है हमारा फोटोवोल्टाइक स्मॉग, ठीक है। वो क्या होता है कि जैसे ये भी जो हम लोग व्हीकल से जो निकल रहा है, नॉर्मल जो क्लासिकल व्हीकल है उससे निकल रहा है NO2 प्लस VOC, तो वो ना रिएक्ट कर रहा है सनलाइट के साथ। और वो क्या कर रहा है 2.5 PM/10 का जो पार्टिकुलेट मैटर है इसके साथ मिलकर, जो इससे जो बना हमारा गैस, उसके साथ मिलाकर हमको फोटो केमिकल स्मॉग बना देते हैं। इसलिए बोलता हूँ कि आपको निकलना है, कोई भी काम करना है तो 9 बजे के पहले कर लीजिए। जैसे ही दोपहर होता है तो उसके बाद घर से जितना कम निकले उतना बेटर होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये इंडिया में भी ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। समर के टाइम में 18 अक्टूबर नवंबर टाइम में, तो उस टाइम बहुत ज़्यादा होता है। तो वैसे नहीं है, समर में भी होता है, ऐसा नहीं है कि समर में नहीं होता। तो फर्स्ट ऑब्जर्व इन लॉस एंजलिस इज कॉल्ड लॉस एंजलिस स्मॉग, ठीक है। इन इंडिया अक्टूबर नवंबर फोटोकेमिकल स्मॉग इज ऑब्जर्व्ड एंड आल्सो इन समर आल्सो, ठीक है। तो केमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग इज डेंजरस देन द एसिडिक, तो ये सबसे खतरनाक होता है। तो याद रखिए कि जो हमारा व्हीकल से निकला NO2 और VOC वो रिएक्ट करके ओजोन बना रहा है। और ओजोन तो पता ही कितना ओजोन है, और PPM मटेरियल के साथ मिलकर ये लोग ना मिलकर, मतलब ये सब चीज़ें मिलकर हमारा क्या बना रहा है, फोटोकेमिकल स्मॉग बना रहा है, ठीक है। तो 2 तरह का स्मॉग देखें, एक स्मॉग नॉर्मल सा जो SO2 के साथ बनाता है, HO2 प्लस SO2 फॉग बनाता है, फॉग प्लस स्मोक, दैट इज कॉल्ड स्मोक। स्मोक क्या है, जो इंडस्ट्री से स्मोक निकल रहा है उससे बना रहा है, ठीक है। ये जो व्हीकल से स्मोक निकल रहा है, और ये जो पार्टिकुलेट मटेरियल है व्हीकल के साथ उससे, और ये जो VOC सब मिलाकर हमारा बना रहा है, ठीक है। नाउ अब कार्बन मोनोऑक्साइड साइलेंट किलर आ गया मेरा। कलरलेस है, ऑर्डरलेस, इसको कोई नहीं पहचानता। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, फिर टेस्टलेस है, ठीक है। इनकम्प्लीट कंबसन ऑफ एनी फॉसिल फ्यूल्स जनरेट कार्बन मोनोऑक्साइड, राइट। बायोमास में क्रिएट कर देता है ये चीज़ को। CO प्लस HBO से हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन आप देख सकते हैं, O2 का लेवल है जो घटा देता है आदमी को। सो ये अगर रात को आदमी सोया हुआ उसको कार्बन मोनोऑक्साइड मिल रहा है तो वो क्या करेगा, सोया रह जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं साइलेंट किलर, राइट। जस्ट लाइक ए कॉमन बेडेंट क्रेंथ। कॉमन बेडेंट क्रेंथ क्या करता है, जब आपको काट लेगा तो पता भी नहीं लगेगा, ठीक है।
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जो अब पोल्यूशन तो इतना सारा बढ़ गया है, तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो चाहिए ही। तो अपना रूल बनाने लगे। CPCB 1974 में लाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंतर्गत, चूप पे पता नहीं क्या बोल गए, CB ठीक है, CB की बात करते हैं। न्यू इंडेक्स ऑफ एयर पॉल्यूशन 2015 एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स। हाँ, जो इम्पोर्टेंट है उसी को बता रहा हूँ। अब मिनिस्ट्री कौन याद रखता है, देखो यहाँ पे देखो, एयर क्वालिटी इंडेक्स इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इसमें कलर बाइंडेड कलर होता है, बहुत सारा कलर बाइंड होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सफ़र क्या है? सफ़र का फुल फॉर्म बोलेगा तो सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। सफ़र सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च। तो AQI जो हमारा है वो 8 पॉल्यूटेंट को कंसिडर करता है, PM 2.5, PM 10, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, NO3, SO2, NH3 एंड लीड। कितना लोगों को पहले पता था कि ओजोन है जो हमारा पॉल्यूटेंट है? कमेंट में बताइए। राइट। वेटेड मीन, इसका सबका वेटेड मीन निकालेंगे, और उसके बाद जो हम लोग देखो डिसाइड करते हैं क्या। अगर वेटेड मीन लेस देन 50 हुआ, ठीक है, तो हमारा जो गुड क्वालिटी एयर है, फ्रेश एयर है, रेनी डेज में हम लोग को देखने का मिलता है कोस्टल एरिया में, तो ये हमारा लेस देन 50 होना चाहिए वेटेड मीन। नाउ कलर कोड, अगर मतलब डार्क ग्रीन है तो क्या, डार्क ग्रीन इन द सेंस 50 से 100 के बीच में है, सॉरी गलती कर दी ना, इसका जो लेस देन 50 है उसका डार्क ग्रीन है, मतलब प्योर गाढ़ा हरा है, ठीक है। सेकेंड डार्क ग्रीन नहीं है। अगर आपका क्वालिटी 51 से 100 के बीच में है AQI, तो आपका सेटिस्फैक्शन है, चलो ठीक है, रेनी सीजन में देखने को मिलता है। और इसका जो साइन है लाइट ग्रीन है, जो ग्रीन इंडिकेशन है मतलब सही है। जब उसके बाद 101 से 200 के बीच में है तो वो मॉडरेट है, और नो रेन सीजन में भी देखा जाता है तो इसका पीला कलर है, ठीक है। नाउ अगर 200 से 300 के बीच में है तो वो पुअर, और ड्राई सीजन में देखने को मिलता है लैक ऑफ विंड के कमी के कारण, और इसका साइज ऑरेंज है, देखो ग्रीन से शिफ्ट हो रहा है रेड की तरफ। फिर 300 से 400 के बीच में है तो वेरी पुअर है, ड्राई सीजन में देखने को मिलता है लैक ऑफ विंड, ठीक है। काम नो एयर, कोई हवा नहीं, उसमें भी देखने को मिलता है विंटर, ठीक है। स्टेबस बर्निंग, जो खेत में जलाने के बाद मिलता है उससे होता है, तो इसका जो कलर कोडिंग है वो रेड है। ये सब कलर कोडिंग देख के पता लग सकता है कि वहाँ उस शहर का कौन सा कैसा एयर क्वालिटी सिस्टम है। तो मतलब चौराहा वगैरह पे लगा रहता है, तो आप देख सकते हो। पटना में होगा तो पटना के लोग देख सकते हैं, गांधी मैदान के पास है, इको पार्क के पास है, और बुद्धा मार्ग में है, शायद वहीं पे है, ठीक है। नाउ 6 नंबर में अगर 400 प्लस है तो सीवर है उसका डार्क रेड। तो देखो डार्क ग्रीन से डार्क रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो एक रेंज बना लेना कि 0 से 50 से 100 से 200 से 300 से 400, ठीक है, ग्रेटर देन 400। ये तो कैसे आएगा, ग्रीन, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, फिर उसके बाद पीला येलो, ठीक है, उसके बाद ऑरेंज से फिर रेड के बाद फिर उसके बाद आ जाएगा मेरा डार्क रेड। तो इस तरह से याद कर सकते हैं कलर बैंड। नाउ ये सब था जो इसके पहले जो दे रहा था वो था नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी INDCX स्टैंडर्ड के फॉलो कर रहा था बिफोर AQI के। अब AQI आ गया। पहले मैं बताया था कि लाइकन आर मोर सेंसिटिव फॉर एयर पॉल्यूशन, तो लाइकन ही हमारा इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन का, राइट। इसका रेमेडी क्या है, शॉर्ट टर्म रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में क्या, इमरजेंसी लगा दो, एयर मास्क, एयर फिल्टर, कंस्ट्रक्शन बैन्स, शट डाउन द थर्मल पावर प्लांट, पार्किंग जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में अगर लगाना हो तो पार्किंग फीस इंक्रीज कर दो, ऑड इवन कॉन्सेप्ट दिल्ली याद है, डीजल जनरेटर्स बैन, स्कूल शट डाउन, फाइन, स्टेबल बर्निंग, ठीक है, फायर स्टेबल बर्निंग को रोक दो, वैक्यूम क्लीनर, वाटर स्प्रे, ये सब करो, आर्टिफिशियल रेन करवाओ, ठीक है। आर्टिफिशियल रेन पता है ना, कार्बन सिलिकॉन आयोडाइड का छिड़काव करते हैं और ड्राई आइस का। तो फिर ये अपना ये है GRP ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान, ठीक है। ये दिल्ली में हम लोग अप्लाई किया, एग्जाम्पल है, बेटर है, एग्जाम्पल हम लोग के सामने है, ठीक है। फिर भारत स्टेज नॉर्म्स को हम लोग फॉलो करते हैं। तो भारत स्टेज नॉर्म्स
अब दिख रहा है, ठीक है। वो स्टेज नॉर्म्स, BS नॉर्म्स इसको बोलता है, स्टैंडर्ड है। फ्यूल क्वालिटी को हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज के। ऑयल रिफाइनरी है ना, उसका क्वालिटी को हम लोग अच्छा क्वालिटी यूज करेंगे, जो कम क्या होता है ना, एक्चुअली में पेट्रोल वगैरह में सिर्फ नॉर्मल से पेट्रोल नहीं रहता है, उसमें बहुत कुछ मिक्स केमिकल रहते हैं, तो जिसके कारण क्या होता है कि हमारा पॉल्यूटेंट उसमें बहुत अच्छा खासा देखने को मिलता है। तो हम प्योर क्वालिटी का फ्यूल यूज करेंगे, फिल्टर टूल्स यूज करेंगे जो ऑटोमोबाइल से, ये सब लॉन्ग टर्म रिमेडी है, ठीक है। नाउ नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, नेशनल NCAP 2014 में लाया गया। नेशनल क्लीन प्रोग्राम 102 सिटी में लाया गया था फॉर लॉन्ग एंड द शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन में भी भारत स्टेज नॉर्म्स था जो हमारा 2000 से स्टार्ट हुआ था, 2005 5 साल के बाद, देखो 2005 हुआ था, 2010 में हुआ था, फिर 7 साल के बाद हुआ था, फिर ये स्किप हो गया था, राइट, फिर 2020 में हुआ, राइट। तो 5 साल पे होना होता था ना, कि 2017 के बाद 15 में होना चाहिए था, फिर 20 में होना चाहिए था, क्योंकि स्किप भी चलते हुए कि 2017 में हुआ, इस तरह से बोल सकते हैं। प्रमोट टू इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट कीजिए। बैटरी ऑपरेटेड सिस्टम के लिए लिथियम आयन बेस्ड बैटरी हम लोग यूज करेंगे। हाइब्रिड भी यूज करते हैं, फॉसिल फ्यूल्स के साथ बैटरी यूज कर सकते हैं। CNG का बढ़ावा देना चाहिए हमें। बायोफ्यूल यूज करना चाहिए, बायोफ्यूल के बारे में बताया था ना, बायोडीजल एंड बायो इथेनॉल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए। प्रमोट नेचुरल गैस ऑफ 3 थर्मो पावर प्लांट। LPG इंक्रीजेस, तो पाइप गैसेस को हम लोग को बढ़ाना चाहिए बेस्ड ऑन द CH4 प्लांटेशन। तो CH4 बेस्ड जो भी है पाइपलाइन गैसेस उसको इंक्रीज करना चाहिए। LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस उसको थोड़ा कम कंज्यूम करना चाहिए, राइट। नाउ अकॉर्डिंग टू WHO, इंडिया है जो 14 सिटीज अलोन फॉर इंडिया है जो अपने आता है पॉल्यूशन में, उस टाइम का कानपुर इज द फर्स्ट, लेकिन अभी हमको देख लेना कि कौन सा है, ठीक है। इन दिल्ली विंड हमारा कम है, रेन मेरा कम है, टेम्परेचर मेरा कम है, सो डेंस है, तो स्टेबल बर्न इंक्रीज है ज़्यादा है वहाँ पे, तो हमें वहाँ पे फॉग्स देखने को मिलते हैं। नाउ वाटर पोल्यूशन हम लोग को स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन। तो वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे तो पहले उसमें रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स, ग्राउंड वाटर एंड ओशियन वाटर, सभी सब वाटर बॉडीज है। तो इसको पॉल्यूट कौन कौन करता है, ये पॉल्यूटेंट के बारे में पहले देखते हैं। फिजिकल पॉल्यूटेंट जो कि नेचुरल पॉल्यूटेंट को कंसिडर अंडर कंसिडरेशन लिया जाए तो रिवर सेडिमेंट एंड वोल्केनिक इरप्शन। बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट में वायरस, बैक्टीरिया एंड अमीबा। सीवेज रिलीज्ड बाय, क्या हाउस होल्ड से हमारा जो सीवेज रिलीज होता है वो भी हमारा है पॉल्यूटेंट। एंड केमिकल पॉल्यूटेंट में जैसे मेटल, केमिकल इंडस्ट्रीज से हमारा जो आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बायो एम्प्लीफिकेशन और बायो, जो अपना क्या था सबसे पहले देखिए यहाँ पे बोला था ना, बायो एम्प्लीफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो एम्प्लीफिकेशन, वहाँ पे हम लोग डिटेल में चर्चा करते हैं एग्जाम्पल के साथ। डिस्कशन यहाँ पे फुल डिस्कशन करते हैं। देखो क्या होता है वायु एक्यूमुलेशन और वायु, जिससे मतलब बायो एम्प्लीफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन की बात यहाँ पे करेंगे। तो जैसे एग्जांपल के लिए क्या हुआ ना कि जैसे जापान था, ठीक है। जापान में क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रीज है लेड्स वगैरह, वो ना जो समुद्र है, जैसे क्या है जापान का आधा से ज़्यादा मतलब 90 से मतलब जो भी इकोनॉमी है जो उस मछली वगैरह पे डिपेंड करता है और लोग मछली खाना पसंद करते हैं वहाँ पे। तो क्या हुआ, जो इंडस्ट्री से निकलने वाले लेट्स थे उसको ना समुद्र वगैरह में, सी वगैरह, ओशियंस वगैरह में वहाँ पे डाला जा रहा था, ठीक है। तो क्या मछली में जो फूड, जो मटेरियल खाते थे, जैसे कोई भी मॉस वगैरह जो पानी के अंदर उसको खाते थे, मॉस वगैरह, लाइकेंस वगैरह को, तो क्या हुआ ना, जब लेट्स ना उस लेट्स का मात्रा बढ़ने लगा, तो क्या हुआ धीरे धीरे क्या हुआ कि वो मछली में ना, जब मछली के फूड के साथ वो लेट्स ना मछली के शरीर में आने लगा। अब क्या हुआ कि उस मछली को लोगों ने कंज्यूम करना स्टार्ट किया। तो फिर क्या हुआ, जो मछली के शरीर में जो लेड था पीबी, वो जमा हुआ, उसको कहेंगे बायो एक्यूमुलेशन, ठीक है। एंड जो उसके वजह से क्या हो गया, अब धीरे धीरे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया। अब क्या हुआ कि उसके कारण जब एक्यूमुलेट होता है तो उससे अच्छा क्वांटिटी हो गया, तो उसको कहेंगे बायो एम्प्लीफिकेशन। देखो किस तरह से बढ़ रहा है। अब ये जब है जो
आदमी जब खाया वहाँ पे, ठीक है, तो उसको मिनी माटा डिजीज हुआ, ठीक है, मिनी माटा डिजीज हुआ। तो उसी को हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे मतलब कोई केमिकल है जो धीरे धीरे ट्रांसफर हो रहा है और बड़ा फॉर्म में वो एम्पलीफाई होते जा रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करो तो आलू वगैरह में भी ये चीज़ होता है, पेस्टिसाइड्स डाले पेड़ पे और वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता चलेगा, तो हम लोग के शरीर में एक्यूमुलेट हो रहा है वो चीज़, केमिकल्स वगैरह। तो ये एक्यूमुलेशन हो गया और फिर एम्पलीफाई जिस दिन हो जाएगा, फिर उसके बाद जो हम लोग सपोज दैट कुछ किसी को में हम लोग का बॉडी या फिर किसी जानवर का बॉडी को कोई दूसरे जानवर खाते हैं, ठीक है, कोई खा गया जानवर, तो उसको इफेक्ट कर सकता है कोई डिजीज के फॉर्म में, राइट। तो ये मिनीमाटा डिजीज वहाँ पे हुआ था, ये जापान का बीमारी है। और कैडमियम, कैडमियम जो है जो बोन डिसऑर्डर देता है, जो एक्यूट, कैडमियम क्या करता है कि बोन में ना एक्यूट पेन को जनरेट करता है, जिसको उसको वहाँ बोला जाता है इताई, ठीक है, डिजीज वहाँ पे बोला जाता है, जो बोन में पेन हमेशा क्रिएट करता है, उसको बोलते हैं इताई। नाउ नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम देखा जाता है, जो बच्चा पैदा होता है वो ब्लू टाइप का दिखता है, तो वो नाइट्रेट के कारण होता है, ठीक है। पोलियो वायरस तो वायरल डिजीज है। नाउ सोर्स की बात करते हैं तो हमारा सोर्स कौन सा वाटर सोर्स के लिए, वह पॉइंट वाटर पॉल्यूशन के लिए पॉइंट सोर्स वेल आइडेंटिफाइड एंड नॉन पॉइंट सोर्स नॉट वेल आइडेंटिफाइड। जैसे पॉइंट सोर्स की क्या बात करेंगे तो पाइपलाइंस, सीवर लाइन, टनल, ऑयल टैंकर लीकेज, ये सब हमारा क्या है, पॉइंट सोर्स है, ठीक है। नॉन पॉइंट सोर्स की बात करेंगे तो जैसे एग्रीकल्चर जो हमारा क्या है, जैसे वाइडली स्प्रेडेड है, मतलब कि नॉट वेल आइडेंटिफाइड, वाइडली स्प्रेडेड है, एग्रीकल्चर लैंड की बात करेंगे। फिर ठीक है, स्लम्स की बात करें, स्लम्स लाइक ऑफ सीवर, जो सीवर है उसके कम के कारण जो झोपड़पट्टियाँ हैं, वो एसिडिक रेन्स, ओपन डिफिकेशन, डिफिकल्ट टू कंट्रोल, ये सब चीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल है। जो हमारा सोर्स है ना पॉल्यूटेंट का, ये सब चीज़ को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं मतलब कि इजिली वे में नहीं कर सकते हैं। अब गंगा में क्या हुआ कि देखो गंगा पॉल्यूट कैसे हो रहा है, उसमें दो चीज़ आ रहा है, एक से जो घर से आ रहा है सीवेज, और एक क्या हो गया, एक क्या हो रहा है, इफ्लुएंट्स, ठीक है। तो मतलब इफ्लुएंट्स क्या होता है, जो इंडस्ट्री से जो हमारा निकलता है ना, इंडस्ट्री से जो भी अपना क्या केमिकल थिंग्स, उसको ना डायरेक्ट है जो गंगा नदी में छोड़ा जाता है, तो उसके कारण जो हमारा आता है प्रॉब्लम आ रहा है। तो इन 1980 में फॉन्ड क्वालिटी ऑफ वाटर डिक्रीजेस, ठीक है, टू चेक इट हाउ मच डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, इफ ऑक्सीजन लेवल डिक्रीजेस तो वाटर क्वालिटी भी डिक्रीजेस। मतलब क्या, ऑक्सीजन लेवल से हम लोग चेक करते हैं कि वाटर का क्वालिटी कैसा है, ठीक है। तो अगर बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज होता है तो VOD इंक्रीज होता है, ऑक्सीजन लेवल घटता है, ये तो पता ही है। नो, इकोली क्या होता है, इकोली वो चीज़ होता है जो लोग सुबह सुबह जाते हैं और गंगा किनारे करके आते हैं। मतलब एक्चुअली में ये पाया जाता है आपका ह्यूमन का जो होता है, समझ रहे हो ना, बड़ी आंत में पाया जाता है, ठीक है। तो बड़ी आंत में पाया जाता है ये कोलीफॉर्म बैक्टीरिया, जो कि गंगा नदी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। तो तुम लोग क्या सुबह कर रहे हो, तुम लोग जानो, ठीक है। टोटल डिजॉल्व सॉलिड TDS, ये सब है। गंगा एक्शन प्लान, ये कुछ प्लान्स हैं 1993 में, गैप 2 गंगा यमुना सोन ब्रह्मपुत्रा दामोदरा गोमती, गैप 2 इसको बोलते हैं, ठीक है। ये पहला था गंगा एक्शन प्लान गैप 1 एंड 1993 में गैप 2 स्टार्ट किया गया, इसमें गंगा यमुना सोन ब्रह्मपुत्रा दामोदरा और गोमती थी। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT जजेस इन 2010 में बैठाया गया, जो कि स्पेशली स्टेब्लिश किया गया था हेल्प सुप्रीम कोर्ट को हेल्प करने के लिए। पर्पस इसका था एक्सक्लूसिव बॉडी टू डील विथ इन्वायरमेंट इश्यूज को डील करने के लिए बनाया गया था, फास्टर सॉल्यूशन जो दे सके। एनजीटी का जो था सेगमेंट वाइज क्लीन, एनजीटी का जो प्लान था वो क्या सेगमेंट वाइज था। उसने बोला कि गोमुख से हरिद्वार एक करते हैं, एक हरिद्वार से उन्नाव करते हैं, एक उन्नाव से झारखंड करते हैं, झारखंड से भी वेस्ट बंगाल करते हैं। ये सेगमेंट वाइज है, सेगमेंट क्लीन किया जाए, ठीक है। नाउ नेशनल मिशन ऑफ क्लीन गंगा सिविल सर्वेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी, ये सबको मतलब मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत किया गया, ठीक है। गैप 2 था, जो गैप 2 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। गैप 2 में क्या हुआ कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट 2014 में लॉन्च किया गया, ठीक है। फोकस ऑन, ठीक है, ये अलग प्रोजेक्ट है। नाउ अब क्या है, अब इसको रिमेडी और कैसे कर सकते हैं पानी को सही करने के लिए, फोकस ऑन बायो रिमेडिएशन को किया जाए तो ज़्यादा बेटर है, पैसा भी नहीं लगेगा ज़्यादा और बहुत अच्छे तरीके से काम भी करेगा। तो इसके लिए क्या बायोडाइवर्सिटी को इंक्रीज करेंगे। तो जो कचरा हमारा आ रहा है
नदी में तो कुछ ऐसा चीज़ डाला जाए, कुछ उसको कंज्यूम करने वाला कुछ चीज़ों को डाला जाए, ठीक है। जैसे रिवर है, ठीक है, रिवर को रनी है, उसको पे रनी इकोसिस्टम है, उस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए, वाटर फ्लो पे थोड़ा कंट्रोल किया जाए, ठीक है, टू कीप मिनिमम ई फ्लो को मिनिमम करने के लिए। और क्या है, ट्री प्लांटेशन किया जाए ताकि उसके रूट्स में पॉल्यूटेंट हमारा जो है उसको रिमूव कर सके, तो फाइटो रेमिडेशन उसको बोलते हैं, राइट। तो हम यही बता रहे हैं कि अभी तक ओवरऑल देख रहे हो जितना पेड़ का काम है उतना किसी का काम नहीं है, जस्ट मतलब बोल रहे हैं कि प्लांट इज जस्ट गॉड, फॉर्म ऑफ गॉड, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ डॉट क्वेश्चन है, जैसे एक ऑयल जेपर के बारे में बोलते हैं। ये ऑयल जेपर इस तरह का बैक्टीरिया है ना, अगर मान लिया आपके ओशियंस में अगर ऑयल लीक हो गया, ठीक है, तो उस ऑयल लीक के कारण क्या हुआ कि बीओडी बढ़ सकता है या फिर कुछ भी वो एक तरह से पॉल्यूटेंट ही तो है, तो उसको क्या करता है, ऑयल जेपर ना उसको कंज्यूम कर देता है। तो बैक्टीरिया ग्रुप होता है जो कंज्यूम क्रूड ऑयल्स, राइट। बायो टॉयलेट, अभी जो टॉयलेट यूज हो रहा है अपना इंडिया रेलवे में, वो भी इसी तरह का कुछ बनाया गया बैक्टीरिया के हेल्प से। एजेंडा 21 क्या है, ये तो हिस्ट्री टाइप का रहता ना, बहुत अजीब थोड़ा लगता है पढ़ने में। 2199 तो रियो सबमिट हुआ था सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये सब हम आराम से पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर। रियो सबमिट पढ़ेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे। हाँ, ओजोन क्वेश्चन बेस्ड है ना, ये सब क्वेश्चन मतलब पूछा जाता है। ओजोन क्वांटिफिकेशन की बात करें तो डिओविशन यूनिट, डॉप्शन यूनिट होता है आपका ओजोन क्वांटिफिकेशन का। यूवी रे का टाइप पूछेगा तो टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। ओजोन इसको कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर लेता है, इसको 5% अभी अर्थ पे आ जाता है, ये 95% ऑब्जर्व हो जाता है, ठीक है। और इसका सी मतलब इसी के रेंज में है, ये बीच में रहेगा, ठीक है। डिनूडिंग फॉरेस्ट क्या होता है, अगर मतलब पूछता है तो इसका मतलब डिफॉरेस्टेशन है, ठीक है। कोरल रीफ इन अटैच्ड विद कोस्टल लैंड, अटैच यहाँ पे है, तो इसको क्या बोलते हैं, फायरिंग रीफ्स, फ्रिंजिंग रीफ्स, ठीक है। कोरल रीफ ऑफ कोस्टल लैंड स्लाइटली अटैच्ड कोल्ड, स्लाइटली जो मतलब जस्ट लगभग जुड़ा हुआ उसे कहते हैं बैरियर रीफ। अरे एक्चुअली ना ये सब सब्जेक्ट ना बहुत थोड़ा सा उस तरह का है, तो पढ़ाने में थोड़ा सा कंसंट्रेशन इधर उधर होता है, तो बस गलत बोल देता हूँ। सेल्स गैस क्या होता है, जो सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, सिमिलर टू CH4, नेचुरल गैस की तरह है जो CH4 कंटेन करता है, ठीक है। सेल्स गैस, तो सेल्स गैस भी पूछ सकता है। सेल्स गैस के बाद होता है POP का फुल फॉर्म होता है क्या, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, ये भी है, ठीक है। POP नाम रखना याद। कंटिन्यू करते हैं अपना, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं डॉट क्वेश्चन के बाद। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन कौन कौन सा होता है, ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन में आर्सेनिक, फ्लोराइड्स एंड यूरेनियम होते हैं, ठीक है। तो आर्सेनिक की मतलब डीप रॉक से अगर पानी निकालोगे भाई तो आर्सेनिक होगा, ठीक है, आर्सेनिक और फ्लोराइड उसमें होगा। यूरेनियम जो ट्रेसेस है, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे ये अपना ये क्या है, ग्राउंड है, तो ग्राउंड में क्या हुआ कि ये डीप की है, जैसे डीप बोरिंग की है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो हमारा है क्या मिलेगा, आर्सेनिक एंड फ्लोराइड मिलेगा। ऊपर है बेल हैंड पंप है, तो यूरेनियम तो ऊपर रहता है, उसमें पाया जाता है थोड़ा सा। तो आर्सेनिक का जो वेस्ट जो फॉर्म पाया जाता है, वेस्ट फॉर्म मतलब कि अच्छा क्वांटिटी में, तो वो वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ब्लैक फुट डिजीज जिससे होता है, स्किन कैंसर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। एंड फ्लोराइड जो पाया जाता है वो राजस्थान, वेस्टर्न इंडिया, बोन डिफॉर्मेशन होता है, हम्प्ड बैक हो जाता है, टूथ डिके हो जाता है। तो ये आर्सेनिक इस तरफ आर्सेनिक, इस तरफ आर्सेनिक और इस तरफ फ्लोराइड। क्यों ऐसा पता बता सकते हो, क्योंकि यहाँ पे रॉक पार्ट है, हिमालयन पार्ट है, रेंज है, यहाँ पे भी आपका नीचे जमीन के नीचे रॉक्स है। तो अब जब भी पानी लोगे तो ऊपर तो पानी है नहीं, ये रेगिस्तान है, ठीक है। और ये ओशियन पार्ट है, तो ओशियन पार्ट ऊपर से लोगे तो खारा पानी मिलेगा, तो उसके लिए डीप बोरिंग करना पड़ेगा, इसमें भी डीप बोरिंग करना पड़ेगा। तो डीप बोरिंग करेंगे तो क्या मिलेगा, आर्सेनिक और फ्लोराइड मिलेगा, ठीक है। बस फर्क ये है कि आर्सेनिक इधर और फ्लोराइड इधर मिलेगा। बाकी बिहार वगैरह ये सब, बिहार हो गया, पटना बिहार हो गया, उड़ीसा हो गया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे काम चल जाता है। यूरेनियम बोल सकते हैं, यूरेनियम थोड़ा बहुत मिल सकता है पानी में, और बाकी ऐसा नहीं कि क्वांटिटी एकदम खत्म हो जाएगा। यूरेनियम का बेस्ट तुम्हारा पंजाब की तरफ है, यूरेनियम पाकिस्तान से जुटा हुआ पंजाब है ना, उसके आसपास, तो यूरेनियम के लिए वहाँ पाया जाता है। ऐसे बिहार में नॉर्मल है, बिहार
उड़ीसा वगैरह, यूपी वगैरह। यूरेनियम के लिए पंजाब, मतलब उसके वाटर में पाया जाता है, इतना नहीं यूरेनियम पाया जाता है कि सफिशिएंट, बट अफेक्ट कर सकता है। वहाँ पे सैंपल दिया जाता है, रेड सैंपल दिया जाता है जिसमें अगर यूरेनियम वगैरह पाया जाता है तो। ठीक है। मैरिन पॉल्यूशन, जो अपना समुद्र में जो क्या कहते हैं बीच पे लोग जाते हैं प्लास्टिक फेंक के चले जाते हैं, गार्बेज, नाइट्रेट, फॉस्फेट, ऑयल स्पिलिंग। ठीक है, तो ये सब अपना मैरिन पॉल्यूशन है। ठीक है। प्लास्टिक, माइक्रो एंड माइक्रो बिट्स, ये पॉल्यूशन की बात कर रहा है, छोटा छोटा है ना, छोटा छोटा बिट्स है, और ये थोड़ा सा बड़ा क्वांटिटी का है। तो ये सब है जो पॉल्यूट करता है। नाउ नॉइज पोल्यूशन क्या है भाई, कि साउंड वेव प्रेशर के कारण जो होता है एनर्जी पोल्यूशन एक तरह से है। डेसिबल में इसको मेजर करते हैं। WHO के अनुसार ग्रेटर देन 25 dB है तो वो डेंजरस है। इंडिया में ग्रेटर देन 60 dB डिफनेस इरिटेशन होता है। ठीक है, इससे कॉज क्या होता है, डिफनेस एंड इरिटेशन होता है। प्लांटेशन करेंगे, जो बताते हैं ना ग्रीन मफलर। ठीक है, ग्रीन मफलर है ये, जो कि हमारे साउंड को रोकता है, या वो मतलब कि क्या बोलेंगे, प्लांट इज गॉड। अगर बोलेगा कि रियल गॉड कौन है तो वो मैं बोलूँगा प्लांट है, प्लांट इज गॉड। ठीक है। लाउड स्पीकर प्लस डीजे रेगुलेशन क्या नहीं रोकता है, ये हमें बता दो कोई। पूजा करना चाहिए तो इसे पूजा करना चाहिए, इसे हम लोग काटते हैं। सॉइल पॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉइल पॉल्यूशन में क्या करेंगे, क्या देखेंगे, सॉइल एसिडिटी, ये ऑलरेडी बात कुछ ना, सॉइल एल्कलिनिटी, सॉइल सैलिनिटी, सॉइल टॉक्सिटी। तो सॉइल एसिडिटी की बात करें तो एसिड रेनों के कारण वो अपना एसिडिटी इंक्रीज कर लेता है। यूरिया इंक्रीज करने के कारण एसिडिटी आ जाता है, हेवी रेन के कारण एसिडिटी आ जाता है। तो ये सब है। एल्कलिनिटी हमारा उसका एल्कलाइन नेचर क्यों कैसे बढ़ जाता है, लो रेनफॉल होगा तो हमारा वहाँ पे होगा, क्योंकि कुछ मटेरियल मिलेगा नहीं, ऊपर सूखा सूखा रहेगा तो अल्कलाइन नेचर बढ़ जाएगा। ड्राई लैंड में हमेशा अल्कलाइन नेचर का होता है। सॉइल सैलिनिटी ड्यू टू NaCl कोस्टल एरिया में सॉइल सैलिनिटी रहता है। इरिगेटेड वाटर पंजाब और हरियाणा, ये सब सैलिनिटी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। सॉइल टॉक्सिटी की बात करते हैं तो केमिकल पेस्टिसाइड डालने पे हमारा हो जाता है, तो इसलिए हमको ऑर्गेनिक फार्मिंग चाहिए। इसे रेमेडी है, जैसे इसका बात करते हैं तो लाइम एडिशन, इसमें लाइम ऐड कर दो, कार्बोनेट ऐड कर दो तो ओके। ठीक है। इसमें सल्फर एडिशन कर दो, जिप्सम एडिशन कर दो तो भी ओके है। अब सॉइल सैलिनिटी में लीचिंग। ठीक है, लीचिंग क्या होता है, लीचिंग आगे देखेंगे। लीचिंग डन करो, लीचिंग मतलब उसको ढक दो। ठीक है, तो इससे हमारा सैलिनिटी आ जाएगा। ठीक है, सॉरी लीचिंग नहीं वो होता है हमारा मुल्चिंग। तो मैं मतलब उसको मुल्चिंग बोलते हैं, ढकना को। लीचिंग उसको बोलते हैं ना, जैसे लीच क्या होता है, खून वगैरह निकाल पीता है, मतलब क्या हुआ कि जैसे नमक है तो उसको वाटर के थ्रू पास करके उसको निकाल दो। ठीक है, तो उसको लीचिंग बोलते हैं। हो गया इतना। एसिडिटी रेंज तो पता है 0 से 7, 7 से 40। हैवी रेन इंक्रीज एसिडिटी, ऑब्वियस बात है। वाटर लाइम अगर वाटर की बात करें तो लाइम को हमारा डिक्रीज करेगा। वाटर H2 प्लस CO2 बना लेगा ना, तो अगर हैवी रेन होता तो कैसे बढ़ाएगा, H2O प्लस, जो लाइम उसमें कैल्शियम है तो COH होल ट्वाइस बनाएगा, निकाल देगा पानी को, तो कैल्शियम को रिमूव कर देगा। तो कैल्शियम रिमूव कर देगा तो उसके साथ कार्बोनेट था, वो कार्बोनेट अब वहाँ पे रह जाएगा और उसमें कैल्शियम निकल जाएगा। तो जो कार्बोनेट रह गया तो वो क्या एसिडिक इन नेचर है, तो वो एसिडिटी को इंक्रीज करता है। सॉइल मल्चिंग क्या, जैसे सॉइल क्या है ना, उसको कवर कर दो। ठीक है, क्रॉप वेस्ट एंड प्लास्टिक से कवर कर दो उसको। इंक्रीज सॉइल मॉइस्चर इंक्रीज करे, सॉइल इरोजन कम कर देगा। ठीक है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छा चीज़ है। गाड़ी वाला है, घर से कचरा निकाल वाला जो डब्बा देखेंगे उसमें ध्यान से देखना, उसमें एक ब्लू बिन होता है। उसमें क्या होता है ना कि उसमें नॉन डिग्रेडेबल चीज़ डालना होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, जाते हैं कोई भी किसी में फेंक के चले जाते हैं। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप कचरा फेंकने जाओ तो ब्लू बिन्स में नॉन डिग्रेडेबल प्लास्टिक्स वगैरह डालें। ठीक है। एंड फूड वेस्टेज है, जो वेट ग्रीन वाले में फूड वेस्टेज डालना है जो डिग्रेडेबल है, राइट। और क्या हो गया, वेट जो भी कचरा है अपना वो ग्रीन बेस में जाएंगे, जिसमें डायपर्स हो गया, सैनिटरी पैड्स हो गया, फिर वेजिटेबल का जो छिलका हो गया, कवर्स हो गया, वो सब डालेंगे हम। ब्लैक बिन्स क्या होता है, जो हैजार्डस वेस्टेज होता है ना, उसको हम लोग डालेंगे। ठीक है, उसमें, राइट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई ना, ये सॉरी। जो फूड वेस्टेज है, ठीक है, फूड वेस्टेज है वो ग्रीन बिन्स में जाएगा, ध्यान दो। फूड वेस्टेज है वो ग्रीन बिन्स में जाएगा।
और जो डायपर है, सैनिटरी पैड्स है एंड यूज्ड ब्लेड है, ये सब ब्लैक बीन्स में जाएगा। ये सब हैजार्डस वेस्टेज है, ठीक है, ये सब बीमारियां फैला सकती है, तो इसको हम लोग ब्लैक बीन्स में डालेंगे। तो यहाँ पे मैं गलत बोल दिया था, तो ध्यान देना इस बात को, कभी कभी हो जाता है आदमी से, राइट। ओपन डंपिंग, जैसे मिक्स्ड फॉर्म में, जैसे ओपन डंपिंग करेंगे तो क्या होगा, फॉल स्मेल आएगा, बैक्टीरिया वायरस फैलेगा, तो कैटल डेथ को हम लोग ओपन डंपिंग करें, ये बहुत बड़ा दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ओपन डंपिंग ना करें प्लीज़, राइट। फिर इंसिनरेशन क्या होता है, बर्निंग ऑफ द गार्बेज, जो भी हमारा गार्बेज उसको बर्न करते हैं उससे टॉक्सिक गैस बाहर निकलता है। फिर डाइऑक्सिन, एयर पॉल्यूशन इंक्रीज करता है, तो गुड फॉर, ठीक है। तो फिर गुड फॉर मेडिकल वेस्ट के लिए क्या होगा, गुड क्या होगा, वेस्टेज टू एनर्जी प्लांट, ठीक है, जो वेस्टेज है ना एनर्जी प्लांट को दे दो, मतलब ये सब चीज़ को तो जलाना ज़रूरी है, मतलब उसके लिए जो मेडिकल फैसिलिटी में जो आता है ना उसको जलाना है, तो उससे क्या करोगे, वेस्टेज मतलब कि उसको ना जो एनर्जी प्लांट है उसको दे दो, वो यूज कर लेगा इसको हीट जनरेट करने में, ठीक है। पायरोलाइसिस, ठीक है, पायरोलिसिस क्या होता है, पायरोलिसिस की बात करते हैं तो नॉर्मल से क्या होता है, जैसे कचरा का ढेर है, तो पायरोलिसिस क्या करते हैं, गार्बेज को हाई टेम्परेचर, मतलब एट वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, एनारोबिक कंडीशंस में वो ना जलने लगता है। इसका सिंपल एग्जांपल है कि अगर मतलब कि अगर बहुत हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर क्या होगा, एनारोबिक कंडीशन आएगा, मतलब विदाउट ऑक्सीजन अगर जलता है तो उसे क्या कहते हैं, एनारोबिक कंडीशन कहते हैं। तो उससे जो पॉल्यूशन होगा तो वो अलग तो है ही, राइट। अब जैसे लैंडफिल साइट की बात करें एग्जाम्पल के लिए, देखो लैंडफिल साइट क्या है कि मतलब शहर के बीच एक कचरा का बहुत बड़ा ढेरा है, ठीक है। ये ऊपर वाला को तो ऑक्सीजन एरोबिक है, ये एनारोबिक है, तो अंदर है जो एनारोबिक कंडीशन में प्रेशराइज्ड है, तो क्या होगा, यहाँ पे मेरा क्या होगा, मीथेन बनना स्टार्ट हो जाएगा, मीथेन बनेगा और उसमें आग लग जाएगा, कैश फायर स्मोक किसी तरह से वो लग जाएगा, और टॉक्सिक होता है, वायरस बैक्टीरिया तो होता ही है यहाँ पे, तो आग लग जाएगा। तो अब कभी देखता कभी कचरे के ढेर में ना कभी कभी देखेगा खुद से आग लगा हुआ रहता है, तो लोग वैसे एक्चुअली नहीं है कि लगाता भी है, लोग कभी कभी ना खुद से लग जाता है आग गर्मी के दिनों में। इन रेनी सीजन, लीचेट्स रेनिंग सीजन कॉजेज ग्राउंड वाटर फॉल्ट, ऑब्वियस बात है ना, जब बोरिंग वगैरह में डायरेक्ट पानी चला जाता है तो हमारा वो क्या करता है, डायरेक्ट ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट कर देता है, ठीक है। रेमेडी की बात करें तो गार्बेज सेग्रीगेशन करेंगे, प्लास्टिक्स रिसाइकल्स करेंगे, प्लास्टिक को रिसाइकिल करना चाहिए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 2016 में सेग्रीगेशन में एट सोर्स, वायोनर, ड्राई वेस्टेज रिसाइकलिंग, वेट वेस्टेज, एरोबिक कंपोनेंट सेफ, एनारोबिक कंडीशन बायोगैस में चेंज कर देंगे, ठीक है। एरोबिक कंडीशन कंपोस्ट है, उसको कंपोस्ट में चेंज कर दो, सेफ रहेगा। एनारोबिक है तो एनारोबिक में उसको बायोगैस बना लेंगे, ठीक है। नाउ सिंगल यूज प्लास्टिक बैन रेगुलेशन, मिथेन, अच्छा, थिन प्लास्टिक लेस देन 5 माइक्रो, थर्मोकोल, ये सब चीज़ें, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये सब रिमेडीज है, ठीक है। नॉन रिसाइक्लेबल है। एक्चुअली देखो मतलब प्लास्टिक क्या होता है, थिन मतलब कि बहुत ही पतला होता है, तो अगर तुम रिसाइकिल करोगे तो लॉस ही है। तो एक्चुअली देख रहे हो नॉन रिसाइकलेबल ये सब, क्योंकि इसको पिलाने के बाद क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो वेस्टेज ऑफ एनर्जी प्लांट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ वेस्टेज टू एनर्जी प्लांट में दे देंगे उसको, या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड में दे देंगे, वो यूज कर लेगा पिच के साथ, तो ठीक है। तो रोड डिग्रेडेशन डिक्रीजेस, ठीक है, रोड का जो डिग्रेडेशन है वो डिक्रीज करते हैं। प्लास्टिक मैनेजमेंट रूल 2016 में क्या हुआ था कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन, ठीक है, एक प्लास्टिक को आप एक बार यूज करना सही नहीं है, उसको 2-3 बार यूज कीजिए। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है। एंड ई वेस्टेज मैनेजमेंट रूल 2016 क्या हुआ, कॉपर सिल्वर वर्क इज इन हैजार्डस कंडीशन, ये सब था, देखना है तो नेट से। कन्वेंशंस, बेसिस कन्वेंशंस हमारा है, ठीक है। ट्रांसबॉन्डिंग मोमेंट डिक्रीजेस, ये सब कन्वेंशन है, टाइम मिले तो देख लेना। रोटरडैम कन्वेंशंस, प्रायर कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट इम्पोर्ट, स्टॉकहोल्म कन्वेंशन, हैजार्डस केमिकल रेगुलेशंस के लिए किया गया था। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, केमिकल, पेस्टिसाइड्स। इंडिविजुअल लेवल की बात करें तो 3 R's यूज किया जाता है, रिसाइकल, रीयूज एंड रिड्यूस, ठीक है। 3 R को हम यूज करो, फिर रिड्यूस, रिसाइकल किया, रीयूज किया, रिड्यूस किया, ठीक है। रेडिएशन पॉल्यूशन, एटॉमिक पावर प्लांट हाई टॉक्सिक, ठीक है।
और उसके बाद वेरिफिकेशन, व्हाट वेरिफिकेशन वी डन लेटर। ओके, सो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन पूछा था 3R क्या है, तो ये क्वेश्चन मैं करके आया था। रिड्यूस, यूज, रिसाइकल, वहाँ पे रिस्पॉन्स था शायद एक ऑप्शन में, ऐसे कुछ था। तो रिसाइकल करना, उसको रीयूज करना, रिड्यूस करना। तो क्वेश्चन कहीं से ही पूछ सकता है, तो किसी चीज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं। और कन्वेंशंस की बात करें तो ये थोड़ा मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ होती है, तो ये जब भी क्वेश्चन पूछेगा इस बेसिस पे, कन्वेंशंस बेसिस पे, तो जो अभी लेटेस्ट क्या बोलते हैं उसको, करंट अफेयर्स से रिलेट करके पूछेगा। तो ठीक था, यहाँ पे ख़त्म करते हैं इसको, और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम लोग एनर्जी के बारे में। थैंक यू।